अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। कल एक सवाल पूरा किया था और होमवर्क ऐसे कोई नहीं दिया था, लेकिन अच्छे बच्चे उसी सवाल को दोबारा कर लेते और दोबारा किया है तो कुछ पूछना बनता है? नहीं, ठीक है। ब्रेक इवन पढ़ा रहा हूं मैं और अब आप हेडिंग ब्रेक इवन की ही है, उसी में एक छोटी हेडिंग दे रहा हूं कि ब्रेक इवन सेल इन केस ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स। यानी बिजनेस एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचता है। ब्रेक इवन सेल निकालने के लिए हम लोग जो कॉस्ट्स यूज कर रहे हैं, कॉस्ट्स वो सिर्फ फैक्ट्री की कॉस्ट्स हैं या पूरे बिजनेस की हैं? एडमिन सेलिंग भी हैं, क्योंकि हम लोगों ने ब्रेक इवन में प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट लेना है। अगर बिजनेस मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचता है तो फिर ब्रेक इवन हर प्रोडक्ट का अलग अलग पता होना चाहिए या किसी एक का पता चल जाए, बाकी फिर खुद ही समझदार है? हर एक का अलग अलग पता होना चाहिए, क्योंकि हर प्रोडक्ट की हो सकता है टीम अलग हो, तो हर प्रोडक्ट का ब्रेक इवन अलग अलग होना चाहिए। अच्छा, ये कैसे करना है इस पे मैं बाद में आता हूं। पहले ना आपको एक बेसिक कैलकुलेशन की चीज समझा रहा हूं। अगर आपको वो सब पहले ही पता है, चीते चीतियां हैं, आप तो बेशक ना लिखना, अगर काम की बात लगे तो लिख लेना। तो हेडिंग मैंने दे दी है, लेकिन इसके अंदर जो लिखना है ना, वो समझाने के लिए मुझे इसकी हेल्प चाहिए, तो इसलिए इसको बेशक मैं डब्बे में बंद कर रहा हूं, तो आप भी डब्बे में बंद कर लेना। ये सिर्फ इसके लिए जो मैंने ऑफिशियली लिख के देना है वो इससे समझाऊंगा। दो मिसालों से बात बताता हूं और फिर इन दोनों मिसालों के बाद ना एक कंक्लूडिंग बात कर लूंगा। एक मिसाल टोटल से, और ये जो मैं बात कर रहा हूं ये आपको इस चैप्टर में भी काम आएगी और आगे डिसीजन मेकिंग में भी काम आएगी। टोटल सेल्स हैं 80,000 यूनिट्स और 60% यूनिट्स की प्राइस 200 रुपए है और 40% यूनिट्स की प्राइस 260 रुपए है। टोटल सेल्स कैसे निकलेंगे? 80,000 के 60% यूनिट्स पे 200 रुपए लगा लेंगे और 80,000 यूनिट्स के 40% पे 260 लगा लेंगे। ऐसे ही करेंगे ना, तो क्या आंसर आ जाएगा?
जी 17920000। दोबारा बताइए। 1790। कुछ यूनिट्स पे एक प्राइस है, कुछ पे एक प्राइस है। अगर इनमें से मैं 80,000 कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा? 200 इंटू 60% प्लस 260 इंटू 40%। और अगर इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो क्या बनेगा? 224। अब एंड आंसर क्या आएगा? इस पे कोई तकलीफ किसी को बुरा लगा हो? कोई नहीं। चलें एक मिसाल और बताता हूं, फिर मैं समझाता हूं कि मैं क्या ना क्या चाह रहा हूं। नोटेड। चलिए इसी डब्बे में आगे चल रहा हूं। एग्जाम्पल 2, टोटल लेबर आवर्स 90,000। वेज रेट स्किल्ड का 500 और अनस्किल्ड का 200। और लेबर आवर्स, जी ये डब्बे के अंदर ही है, ये वही डब्बा चल रहा है। कंप्राइज ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड इन रेशो ऑफ 2:3। तो टोटल लेबर कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम? 90,000 आवर्स में से स्किल्ड कितने हैं? 2/5 और उस पर रेट लगना है 500। और अनस्किल्ड कितने हैं? 3/5, उन पे रेट लगना है 200। ये मैंने स्किल्ड आवर्स और अनस्किल्ड आवर्स अलग कर लिए। आंसर क्या बना? कितना जी? 0.8 मिलियन। इस पे कोई एतराज? और अगर मैं 90,000 को कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? 500 इंटू 2/5 और 200 इंटू 3/5। और इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 320 और आंसर वही आएगा।
चलिए अब मैं आपको बताता हूं इन दोनों का कंक्लूजन और फिर डब्बा बंद कर देना। जी दोनों एग्जांपल नोटेड। अच्छा आप कंक्लूजन सुन लें। इनमें से कुछ यूनिट्स ये प्राइस है, कुछ पे ये प्राइस है। तो अगर हम अलग अलग प्राइस अलग अलग यूनिट्स पे लगाएं तो ये आंसर है। लेकिन अगर हम 80,000 सब के ऊपर एक प्राइस लगाना चाहें तो 460 लगा दें। 460 क्यों नहीं? सब पे लगाना, चलो ऐड कर देते। ऐड क्यों ना कर दे? तो हम सब पे 460 लगा रहे होंगे, तो इसलिए सब पे 80,000 को मल्टीप्लाई करना, तो 460 से नहीं कर देना। इन 90,000 में से कुछ पे ये रेट है, कुछ पे ये रेट है, तो अगर हम 90,000 से मल्टीप्लाई करना चाहें तो 700 रुपए को कर दें। नहीं, वो तो डबल हो रहा होगा। सही तरीका क्या है? या तो हम इसको अकॉर्डिंगली तोड़ें और जो रिस्पेक्टिव रेट है वो लगाएं, या फिर ये जो ब्रैकेट में बच रहा है ना, ये वेटेड एवरेज हो रहा है। ये वेटेड एवरेज सेल प्राइस है, ये वेटेड एवरेज वेज रेट है। वेटेड एवरेज आवर्स नहीं है ये। मैंने देखें वेटेड एवरेज जिसमें हम लोग रुपीस के साथ साथ वेट्स भी कंसिडर कर रहे होते हैं, वरना एक सादी एवरेज क्या है? 200 प्लस 260 डिवाइड बाय 2, ये सिंपल एवरेज जो कि बकवास एवरेज होती है। सादा एवरेज क्या है? 500 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 2। वेटेड एवरेज होती है जिसमें हम इनकी रेशो भी कंसिडर करते हैं। ये काम आप लोग अगर FAR 1 अभी पढ़ रहे हैं तो IS 23 में करके आए हैं। FAR 1 IS 23 उसमें कैपिटलाइजेशन रेट वेटेड एवरेज किया था। सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स को ऐड करके नहीं डिवाइड कर देते, उनकी बोरोइंग्स की भी वेटेज लेते हैं। तो ये सेल प्राइस का वेटेड एवरेज है। जिन यूनिट्स पे ये प्राइस, जिन यूनिट्स पे ये प्राइस, ये उनके वेट है ना, तो ये वेटेड एवरेज है। कुछ आवर्स पे ये वेज रेट है, कुछ आवर्स पे ये वेज रेट है, तो ये उन आवर्स की वेटेज है। तो इसका मतलब ये ब्रैकेट वाला काम क्या किया? कंक्लूजन ये है कि अगर टोटल पॉपुलेशन में से कुछ पोर्शन पे एक रेट, कुछ पे दूसरा रेट लगना है, तो हम पोर्शंस अलग अलग करके रिस्पेक्टिव रेट भी लगा सकते हैं और रेट्स का वेटेड एवरेज करके पूरी पॉपुलेशन पे भी लगा सकते हैं। तो फिर ये आप मेरे अल्फाज पकड़ के लिखने की बजाय अपने आप को अपने अल्फाज में लिख के बताएं। हां, दोहरा देता हूं मैं। इससे मैं आपको बस बताना यह चाह रहा हूं कि अगर एक टोटल पॉपुलेशन में से कुछ पोर्शन पे कोई और रेट और कुछ पोर्शन पे कोई और रेट लगना है, चाहे वो सेल प्राइस है, चाहे वो मटेरियल कॉस्ट है, चाहे यूनिट्स की बात हो रही है, चाहे वेज रेट आर्ट्स की बात हो रही है, वो जो कुछ पोर्शन है, चाहे वो परसेंटेज की शक्ल में हो, चाहे किसी रेशो की शक्ल में हो। मैंने यहां परसेंटेज की वैरायटी डाल दी, यहां रेशो की वैरायटी डाल दी। तो अगर टोटल पॉपुलेशन में से, चाहे वो यूनिट्स हैं चाहे आर्स हैं, कुछ पोर्शन पे कोई और रेट और कुछ पोर्शन पे कोई और रेट लगना है, तो हम किस तरीके से भी कर सकते हैं? उन रेट्स का वेटेड एवरेज कर लें, और वेटेड एवरेज में W क्या होगा?
वो जो उस टोटल पॉपुलेशन का वेट में तोड़ना है। तो अगर हम वेटेड एवरेज रेट निकाल लें और वो पूरी पॉपुलेशन में मल्टीप्लाई कर दें तो भी आंसर सही आएगा। नहीं समझ आ रही? तीसरी बार बता देता हूं, बल्कि तीसरी बार मैं आपको सिर्फ ये एग्जांपल्स ही रिपीट कर रहा हूं। टोटल है 80,000, इसमें से कुछ पोर्शन का रेट और कुछ पोर्शन का रेट और है। एक तरीका है उस टोटल के हिस्से करें और रिस्पेक्टिव रेट्स लगाएं। दूसरा तरीका यह है कि रेट्स का ही एवरेज कर लें और वो एवरेज पूरी पॉपुलेशन पे लगा दें तो भी सही है। यही बात मैंने एग्जांपल 2 में भी दिखाई है। बस फर्क सिर्फ आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि वो परसेंटेजेस में भी वेट हो सकता है और रेशो में भी हो सकता है, बस ये बताना था। इसलिए 2 मिसालें बताई हैं। तो इन 2 मिसालों को लिख के जो इसका कंक्लूजन बताया है वो लिखें और डब्बा बंद कर दें। है। देखें, मैं जो बात बताना चाह रहा था ना, वो मैंने ये बात बतानी थी, इसलिए इस रास्ते से किया है। बाकी आप जो कह रही है कैलकुलेशन वो डिफरेंट तरीके से वो होती रही, मैं सिर्फ आपको ये वाली बात बताना चाह रहा था, इसलिए ऐसे किया। हाँ जी, डब्बा बंद। चले जी, डब्बा बंद। अब वापस आता हूं मैं इस पे। बता दो, ये डब्बा बंद। मैंने आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज पहुंचानी थी जो आखिर में कंक्लूजन बताइए। अच्छा, एक चीज मैं आपको ना कॉमन सेंस पे छोड़ने लगा था, लेकिन दिल में खटका सा हो गया। ये मुझे जरा तसल्ली करनी है, बस आपसे एक बात पूछ रहा हूं। इसका नहीं ऐड करना। यूनिट्स की आपस की रेशो क्या है? 3:5। रेवेन्यू की 3:5 ही है ना?
यूनिट्स की रेशो है 3:5, लेकिन रेवेन्यू की हो गई अब 1:2। चेंज क्यों हो गई? तो ये बात को बहुत अजीब सी तो नहीं की मैंने? यूनिट्स की रेशो और रेवेन्यू की रेशो तब सेम होगी जब प्राइसेस सेम है। अगर प्राइसेस फर्क है तो यूनिट्स की रेशो और रेवेन्यू की रेशो सेम बात नहीं होगी, है ना? अच्छा अच्छा, फिर ठहरे ना, पिक्चर में फ्रेम तो पूरा सही लाए ना। ये और ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि प्राइसेस डिफरेंट है। चले टॉपिक पे वापस। मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन का मतलब है कि बिजनेस मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचता है। बिजनेस के जो एडमिन सेलिंग खर्चे हैं वो हर प्रोडक्ट के पक्का पक्का अलग अलग पता होंगे। अच्छा, अगर 2 प्रोडक्ट्स हैं लेट्स से, और दोनों प्रोडक्ट्स की फैक्ट्रीज अलग अलग हैं, तो दोनों के फैक्ट्री के खर्चे तो अलग अलग पता हो सकते हैं, लेकिन बिजनेस ने ऑफिस भी दोनों के अलग अलग बनाए, तो एडमिन सेलिंग खर्चे दोनों के अलग नहीं है। सेलिंग भी हो सकता है, एडमिन अलग अलग नहीं हो सकते। और अगर एक ही फैक्ट्री में दोनों प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो फिर फैक्ट्री के खर्चे भी कंबाइन हैं। ये थोड़ी सी बैकग्राउंड अंग्रेजी में लिख देता हूं, चले। मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो हर प्रोडक्ट का ब्रेक इवन अलग अलग पता होना चाहिए। लेकिन मसला क्या है? मसला यह है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट्स ऑफ बिजनेस आर जनरली कंबाइंड, और कंबाइंड से मेरी मुराद है दैट इज नॉट सेपरेट और ईच प्रोडक्ट। ये मतलब है मेरे कंबाइंड से। यहां तक लिखा? अच्छा, अगर हर प्रोडक्ट के अलग अलग फिक्स कॉस्ट होती
तो फिर हर प्रोडक्ट का ब्रेक इवन सेपरेट कैलकुलेट हो सकता है ना। तो मैं कह रहा हूं कि चूंकि फिक्स कॉस्ट कंबाइन है इसलिए हमें 2 स्टेप्स में करना पड़ेगा, लेकिन अगर हर प्रोडक्ट की फिक्स कॉस्ट अलग अलग होती तो दोनों पे अलग अलग फार्मूला लग सकता था, लेकिन नहीं लगाना, ऐसे ही करना है। तो आप, ये मैं स्टेप्स लिख के देता हूं, लेकिन ये लंबी बातें, मैं 2 केसेस बनाऊंगा फिर उसमें फार्मूले लिख के दूंगा, ये आगे लंबी डिस्कशन है। तो इसी पेज पे कहीं नुक्कड़ में ना नीचे अपने अल्फाज में एक नोट लिख लें कि अगर सवाल में उसने टोटल फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट वाइज तोड़ भी दी है ना, तो ये धोखा है। आपने 2 स्टेप्स में ही कैलकुलेट करना है? अगर दी है ना तो उसने जबरदस्ती रेशो में तोड़ के दी हुई है, क्योंकि फैक्ट्री का रेंट अगर एक ही फैक्ट्री है तो 2 प्रोडक्ट वाइज कैसे हो सकता है? हेड ऑफिस के खर्चे प्रोडक्ट वाइज कैसे हो सकते हैं? वो तो है ही कंबाइंड। तो इसलिए अगर प्रोडक्ट वाइज दे भी दिया है सवाल में, फिर भी आपने इसी तरह 2 स्टेप्स में सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में प्रोडक्ट वाइज टोटल फिक्स कॉस्ट्स गिवन भी हैं, फिर भी यानी कंबाइंड नहीं है, प्रोडक्ट वाइज गिवन है, वो धोखा है। आप फिर भी सवाल इन 2 स्टेप्स में सॉल्व करना है। लिख लिया? चलें, अब मैं यहां से आगे चल रहा हूं। अब मैं आपको 2 स्टेप्स बताने लगा। अच्छा, ये जो 2 स्टेप्स है ना, ये मैं 2 केसेस में बांट के बताऊंगा, यानी एक केस 2 स्टेप्स, दूसरा केस फिर 2 स्टेप्स। तो इसी से आगे एक केस में बना लेता हूं। अभी जो पहले बात की थी वो दोबारा कर रहा हूं। अगर सेल प्राइसेस डिफरेंट हैं, जो कि डिफरेंट ही होती होंगी, प्रोडक्ट्स जो अलग हैं, तो यूनिट्स की रेशो और रेवेन्यू की रेशो अलग अलग होगी। यस सर। है ना? यस सर। इस टॉपिक का एक बैकग्राउंड ये है, यानी एक अजम्पशन ये है कि ये बिजनेस तभी कैलकुलेट कर पाएगा जब मैनेजमेंट खुद ये डिसाइड करेगी कि हमने किस रेशो में इन प्रोडक्ट को बेचना है। जब तक रेशो डिसाइड नहीं करेंगे सवाल नहीं हो सकता। तो आपको वो रेशो गिवन होगी। ये टॉपिक सॉल्व नहीं हो सकता जब तक उन प्रोडक्ट्स को किस रेशो में बेचना है ये मैनेजमेंट ने तय ना किया हो। तो ये आपको सवाल में गिवन होगी। अब 2 केसेस ये हैं कि आपको जो सवाल में रेशो गिवन है वो यूनिट्स की रेशो है। ये मैनेजमेंट ने फैसला करना है कि उन्होंने इन प्रोडक्ट्स को किस रेशो में बेचना है। जब तक ये फैसला नहीं होगा ब्रेक इवन नहीं हो सकता कैलकुलेट। ये अजम्पशन है इस टॉपिक की। आपको रेशो दी होगी तो या तो वो रेशो यूनिट्स की होगी या रेवेन्यू की होगी। अच्छा, ऐसा भी सवाल आया है पास में जिसमें आपके पास पूरा डाटा था, तो आपकी मर्जी थी आप कौन सी रेशो अज्यूम करें। एंड आंसर सेम आना था, एंड आंसर उसमें सेम आना था। लेकिन मैं उस सवाल से पहले पहले बता रहा हूं, तो आपको रेशो सवाल में दी होगी कि यूनिट्स की रेशो लेके चलनी है या रेवेन्यू की। तो केस 1 बनाया मैंने कि रेशो यूनिट्स की मैनेजमेंट ने डिसाइड की है। अब इसके स्टेप्स बताता हूं। पहला स्टेप ये है कि आप कैलकुलेट करेंगे कंबाइंड ब्रेक इवन। कंबाइंड ब्रेक इवन का मतलब यह है कि अगर एंड रिजल्ट निकलता है ना कि प्रोडक्ट ए का ब्रेक इवन 3000 यूनिट्स है, प्रोडक्ट बी का ब्रेक इवन 8000 यूनिट्स है, तो हम जो स्टेप 1 करने लगे ना उसका आंसर 11000 आएगा। ये मतलब है इस बात का। तो पहले कैलकुलेट होगा कंबाइंड ब्रेक इवन। अच्छा, ब्रेक इवन के फार्मूले हैं 2, पर कल सीखे हैं परसों। एक यूनिट्स वाला है और एक रेवेन्यू वाला है। यूनिट्स वाला फार्मूला कौन सा है? डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और रेवेन्यू वाला ये बहुत जरूरी है कि आप फार्मूला कौन सा लगाएं।
मल्टीपल प्रोडक्ट्स में बहुत जरूरी है। तो आपने फैसला करना है इस बात को देख के। अगर मैनेजमेंट ने यूनिट्स की रेशो डिसाइड की है तो आप यूनिट्स वाला फार्मूला ही लगाएंगे। ये मैं आपको सवाल करके दिखाता हूं। पहले हमने कंबाइंड ब्रेक इवन सेल यूनिट्स में निकालनी है। कैसे निकालनी है? फार्मूला क्या होता है भाई? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अब तो दो प्रोडक्ट्स हैं, किसकी कंट्रीब्यूशन लें? अभी इतनी कहानी समझाई थी, हैं जी? जिसकी निकालनी है, दोनों की निकालनी है। वेटेड एवरेज, अभी यही तो डब्बों में कहानी बता रहा था। वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन अगर ये बात दिल को नहीं लगी तो मैं इसको सॉल्व करके ना, वो जो भी डब्बों में बात समझा रहा था वो दोबारा जस्टिफाई कर दूंगा। वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसका आंसर आ जाएगा कंबाइंड ब्रेक इवन यूनिट्स में। लेकिन हमें कंबाइंड तो नहीं, हमें तो प्रोडक्ट वाइज चाहिए। तो स्टेप 2 ये होगा, हाँ जी, ये समझ आ रही है कि शायर क्या कहना चाह रहा है? वेटेड एवरेज जो रेशो तय की हुई है उस रेशो से वेटेड एवरेज निकलेगा। यानी अगर दो प्रोडक्ट्स हैं तो दोनों की कंट्रीब्यूशन और उस रेशो से मल्टीप्लाई, जैसे भी वो वेजेस वाले में किया था मैंने, तो ये वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकलेगा, ये वो है। और स्टेप 1 कैलकुलेट हो गया। अब स्टेप 2 ये है कि जो हमने स्टेप 1 में कैलकुलेट कर लिया वो था कंबाइन, हमें तो चाहिए हर प्रोडक्ट का अलग अलग। तो अब इसी कंबाइंड को रेशो में बांट देंगे। क्या जी? ये था ना, ये कैसे निकालना है वो बताया। सीपीयू मैंने जब राइज में होता था तो वो घर में कंप्यूटर था तो उसका सीपीयू में खराब हो गई। तो मैंने आईटी वाले को कहा, मैंने कहा यार वो कंप्यूटर में घर में मसला है कोई, तो मैं ना वो डब्बा उठा के आपको ला दूंगा। कहता है सर उसको ना सीपीयू कहते हैं। तो मुझे पता है सीपीयू कहते हैं। तो ये सीपीयू क्या लिखा मैंने? प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन कैसे निकालें? जो ऊपर टोटल निकाल लिया उसको उसी रेशो में डिवाइड कर देंगे। यही वाली रेशो, यही जो वेटेड एवरेज के लिए रेशो इस्तेमाल की है, इसी रेशो में इसको बांट देंगे। अब इसमें टेक्निकल बात यह है कि बेशक सवाल की रिक्वायरमेंट ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू है, लेकिन रेशो यूनिट्स की है तो आपको यूनिट्स में ही आना पड़ेगा। और एक बार यूनिट्स में आ गए फिर रेवेन्यू तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए सवाल की रिक्वायरमेंट चाहे ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू पूछी है चाहे यूनिट्स पूछी है, अगर रेशो यूनिट्स की डिसाइड की है तो यूनिट्स वाला फार्मूला ही लगेगा। ये हो गया एक केस। इसका एक सवाल कराता हूं मैं और एक सवाल होमवर्क दे दूंगा। जल्दी जल्दी लिखें, फिर मैंने केस 2 करा के तो दोनों का कंबाइंड सवाल कराना है। जी अभी अभी अभी
जल्दी जल्दी। रेवेन्यू वाला फॉर्मूला टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, तो अब नीचे किसकी सीएस आएगी? दोनों की ऐड कर देंगे? नहीं, वेटेड एवरेज। चले, ये केस 2 हो गया। जल्दी से नोट करें और सवाल लिखें। इतनी देर लगा दी लिखने में। हाँ जी, डन। चले सवाल लिखें। बचिए, तो अभी फौरन बुला रहे हैं उसको, उनको बताइए नहीं क्लास है। पहले उस रूम में पूछ लो। नोटेड। सवाल लिखें। बजट फॉर 2025, बजट फॉर 2025। अच्छा, अब बजट में लिखें प्रोडक्ट ए बी और सेल्स
यूनिट्स में और सेल्स अमाउंट में। यानी हमने बजट बनाया 2025 में इतनी सेल्स होंगी। रेवेन्यू लिखें ये 4800,000, 4.8 मिलियन और 7.2 मिलियन। 4800,000,000,720,000,000। और यूनिट्स में लिखें 60,000 और 180,000। अच्छा, वो सवाल एंड करते करते भूल ही ना जाऊं, आज का होमवर्क है आपका ऑटम 9, ऑटम 2009। ये वो ऑल रिमेनिंग आर वेरिएबल जिस तरह कल नहीं किया था, उसी से मिलता जुलता एक सवाल है। उसमें ऑल रिमेनिंग आर फिक्स्ड इस तरह करके वर्डिंग चेंज है। तो ऑटम 2009 अटेम्प्ट का सवाल है, ये आखिर में होगा कहीं चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 19, नाम क्या है? हाँ, सॉल्वेंट लिमिटेड। सॉल्वेंट लिमिटेड का नाम का सवाल है ऑटम 9। ये बेटे होमवर्क है। ये बजट लिखा, चलिए अब इसके बाद लिखें बजटेड, यानी इसी हेडिंग में ही बजट की हेडिंग दे ली हुई है ना, अब उसी हेडिंग के अंदर ही ये सेल्स बताई है और अब बजटेड टोटल फिक्स्ड ओवरहेड फिक्स कॉस्ट बता रहा हूं। बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट हैं 840,000, 8,40,000 रुपए, 840,000 रुपीज। रिक्वायर्ड है मुझसे ब्रेक इवन, प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन सेल, प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन सेल यूनिट्स में भी और रेवेन्यू में भी। प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन सेल यूनिट्स भी रेवेन्यू भी। इफ के बाद पार्ट ए, रेशो ऑफ quantities to be maintained as budgeted, ratio of quantities यानी units, ratio of units to be maintained as budgeted। और पार्ट बी, ratio of revenue to be maintained as budgeted। पहले यूनिट्स वाला पार्ट करता हूं। मैंने आपको कंट्रीब्यूशन नहीं बताया, ओहो सॉरी, कंट्रीब्यूशन नहीं बता रहा, वेरिएबल कॉस्ट बता रहा हूं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वो तो मिस हो गई। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लिखे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर यही जगह है तो बेशक इसके सामने लिख लेना, नहीं तो नीचे लिख लें। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बता रहा हूं, ए की 68 रुपीज और बी की 30 रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बताइए मैंने, ए की 68 है और बी की 30 रुपए। पहले पार्ट ए, यानी यूनिट्स कौन से रेशो कौन से रखनी है? क्वांटिटीज की। तो फार्मूला कौन सा लगाना है? यूनिट्स वाला। तो उसके लिए फिर आपको प्रोडक्ट ए की और बी की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए। सेल प्राइस कितनी? सेल प्राइस तो बताई नहीं, डिवाइड करके निकाल लें। $80 और 40 और वेरिएबल कॉस्ट 68 और 30, तो ये हो गया 12 और 10। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया 12 और 10। लेकिन हमें फार्मूले में चाहिए होगा वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये कैसे निकालूं जी? 12 रुपए का वेट या प्रोडक्ट ए की रेशो क्या है?
अच्छा, अगर आपने बचपन में रेशो निकालनी नहीं सीखी तो कोई मसला नहीं है, आप ना सिंप्लीफाई करने के चक्कर में पड़े। 60/240, 1/4 ढूंढने की जरूरत नहीं है। 60/240, 60 भी नहीं समझ आ रहा तो 60,000 डिवाइडेड बाय 240,000, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 240,000 प्लस 10 इंटू 180/240, ये इनकी रेशो कितना बना? 10.5। तो कंबाइंड ब्रेक इवन सेल यूनिट्स में आ जाएगी। टोटल फिक्स कॉस्ट 840,000 डिवाइडेड बाय 10.5, 80,000 यूनिट्स। ये कंबाइंड ब्रेक इवन निकल आया। हमें चाहिए प्रोडक्ट वाइज, तो इसी से आगे चल रहा हूं। प्रोडक्ट वाइज जब ये यूनिट्स है तो प्रोडक्ट वाइज भी हम यूनिट्स ही निकाल पाएंगे। ए और बी, ए के कितने हो जाएंगे? इस 80,000 को हम फिर से इसी रेशो में बांट देंगे, तो 60/240 और दूसरा 20,000 और 60,000। लेकिन मैंने सवाल में यूनिट्स और रेवेन्यू दोनों पूछे हैं, तो 1.6 मिलियन और 2.4, ये रिक्वायरमेंट है हो गई। अच्छा, वो पहले भी तो इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह चलती रहेगी, पहले भी कर ही रहा हूँ मुख्तलिफ जो बयान वगैरह रखवाता था। तो मैंने शायद कभी क्लास में कहा था मैं कोशिश करूंगा बेटे के गर्ल्स ओनली भी क्यों कर सका, तो आपसे ग्रुप में शेयर शायद हुआ होगा नहीं? कल है एक टॉक, गर्ल, ये डॉक्टर साहब हैं, आलमा भी हैं और MBBS डॉक्टर भी हैं, तो उनके कल एक टॉक रखी है यहाँ। तो अगर आपको ग्रुप में शेयर नहीं समझ आया तो कल 1 बजे रखी हुई है, गर्ल्स ओनली। पार्ट ए, अच्छा ये गर्ल्स ओनली टॉक्स कराना ना, क्योंकि अरेंज करना मुश्किल होता है, तो इसलिए आप बेटे कोशिश करना अगर टाइम निकाल के आ सको ना। और मुझे नहीं पता उनका क्या प्लान है क्वेश्चन आंसर करने के नहीं करने, लेकिन कोशिश करिएगा कि क्वेश्चंस भी जरूर करें। पार्ट ए, ये तो सवाल लिखा हुआ है, ये सोल्यूशन नहीं है, ये सवाल है, ये सोल्यूशन। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट बी में हमने चूंकि रेशो रखनी है रेवेन्यू की, तो फार्मूला भी रेवेन्यू वाला लगाना पड़ेगा। उसके लिए चाहिए CS, तो ए का कंट्रीब्यूशन है 12 और इसका है 10, इसकी सेल प्राइस है 80 और इसकी है 40, तो CS क्या बना? 0.15 और है 0.15, अच्छा, और 0.25। और अब इस वेटेड एवरेज CS के लिए 0.15 पे क्या वेट लगेगा? 60/240, ये वाला लगेगा, रेवेन्यू वाला वेट लगेगा, तो 4.8/12 और
25 पे 7.2 ओवर कितना 21। तो कंबाइंड ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू वाली 840 डिवाइडेड बाय 0.21 4 मिलियन। लेकिन हमें चाहिए प्रोडक्ट वाइज। ए कितना और बी कितना? हाँ जी, इसी 4 मिलियन को यही वाली रेशो में बांट लेते हैं। लेकिन मैंने तो यूनिट भी पूछा है, तो प्राइस से डिवाइड कर देते हैं। हैं जी? अच्छा, ये गलती होगी मुझसे, मैंने 48 लिख दिया अगर। है ठीक है क्या? 48 बाय 120 ठीक है, सही है ना? अच्छा ये ले 4.8 कर दिया। अच्छा, ये और ये सेम आंसर क्यों है? प्राइस सेम है क्योंकि मैंने सेम डाटा से 2 सवाल बनाए हैं। भाई मैंने सेम डाटा से 2 सवाल बनाए हैं तो इसकी सेम आंसर ही आना है। क्या क्या सेम है? पार्ट ए में ब्रेक इवन यूनिट्स, पार्ट बी में ब्रेक इवन यूनिट्स सेम ही है ना, इसलिए सेम है क्योंकि मैंने सेम डाटा से 2 सवाल बनाए। बस इनमें फर्क आपको यह बताना था कि अगर, अच्छा ये जो हम इधर एंड आंसर निकालने लगे ये यूनिट्स में आ रहा है ना? अच्छा ये टाइम तो ऊपर हो गया। उई हाँ, कोई बात नहीं। ये जो मैंने यहां किया है ना, सिर्फ नॉलेज के लिए एक बात बता रहा हूं, अगर दिल को ना लगे तो इग्नोर। ब्रेक इवन पे टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। अगर टोटल ब्रेक यानी कंबाइंड ब्रेक इवन यूनिट्स को मैं सीएस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। है यूनिट्स को सीएस रेशियो से मल्टीप्लाई करूं कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से करूं? यूनिट्स लिखे हुए हैं, अगर मैंने कंट्रीब्यूशन अमाउंट तक पहुंचना है तो ये सही लिखा मैंने, या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करूं? मैं यूनिट्स को सीएस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये रुपीस आ जाएंगे, फिर रेवेन्यू से यूनिट्स को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अमाउंट आएगी ना? कि नहीं? और अगर ये ब्रेक इवन है तो टोटल कंट्रीब्यूशन 8,40,000 ही आएगा। कौन सा 8,40,000? अगर ये ब्रेक इवन है तो टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर ही आएगा ना? एक ही प्रोडक्ट है ये, तो फिर जब एक प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर और है, दूसरे का और है, तो फिर मैं सारे यूनिट्स पे कौन सा वाला कंट्रीब्यूशन लगाऊं? वेटेड एवरेज। और ये वेटेड एवरेज, ये मैंने भी जो डब्बे के अंदर मिसाल बनाई थी, यूनिट्स लिखे हुए थे, उन यूनिट्स को रेशो में तोड़ा हुआ था, और कुछ यूनिट्स को 200 से, कुछ को मैंने 260 से मल्टीप्लाई किया था। किसकी रेशो थी? यूनिट्स की रेशो थी। और मैंने फिर ब्रैकेट में कॉमन लेके
पीछे प्राइस और वो यूनिट्स की रेशियो रह गई थी। तो चूंकि ये यूनिट से मल्टीप्लाई होना है, तो ये वेटेड एवरेज निकालने के लिए किसकी रेशियो इस्तेमाल हुई होगी? यूनिट्स की, क्या रेवेन्यू की? यूनिट्स की। तो इसलिए जब आंसर यूनिट्स में निकालना है तो वेटेड एवरेज के लिए रेशियो भी किसकी है? यूनिट्स की। तो इसलिए वेटेड एवरेज यूनिट्स वाले फार्मूले में पता नहीं क्या बोले जा रहे, अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का वेटेड एवरेज करना है तो रेशियो कौन सी लेनी है? यूनिट्स की। इसलिए मैंने कहा था कि अगर रेशियो यूनिट्स की दी हुई है तो यही वाला फार्मूला ही लग सकेगा, क्योंकि वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में रेशियो किसकी इस्तेमाल होनी है? तो इसलिए अगर रेशियो यूनिट्स की है तो फिर यही कंट्रीब्यूशन के तरीके से चलना पड़ेगा और आंसर ब्रेक इवन यूनिट्स में ही निकालना पड़ेगा। ऑटम 9 होमवर्क है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।